नमस्कार, आप सभी का एमएस क्लासेस में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अज्ञेयकृत शेखर एक जीवनी में शेखर के चरित्र की विवेचना। अज्ञेय ने शेखर के रूप में जो अत्यंत प्रभावशाली और असाधारण चरित्र का चित्रण किया है, वह संपूर्ण उपन्यास नायक इस शेखर के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। शेखर एक जीवनी के पहले भाग से ही स्पष्ट हो जाता है कि शेखर जन्म से ही विद्रोही है। वस्तुतः जीवनी की मूलभूत प्रेरणा क्रांतिकारी या विद्रोहात्मक है। क्रांति और विद्रोह किसके प्रति? जीवन में क्रांति और विद्रोह अपना स्वयं का अपना एक लक्ष्य है। यह एक मनोवृत्ति ही नहीं, यह एक स्वतंत्र जीवन दर्शन भी है। विद्रोह किसी वस्तु या स्थिति के प्रति नहीं, संपूर्ण वस्तुओं और सारी स्थितियों के प्रति, सृष्टि के प्रति, क्योंकि वह अधूरी है और अपूर्ण भी है। समाज के प्रति, क्योंकि वह संकीर्ण है और विकास का विघातक है। सभी संस्थाओं के प्रति, समस्त रीतियों के प्रति, जीवन मात्र के प्रति विद्रोह क्रांतिकारी स्वभाव की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। विद्रोह के पश्चात कुछ नहीं, क्योंकि निर्माण भी विद्रोह ही है, विद्रोह में ही निहित है। इसलिए शेखर के विद्रोही व्यक्तित्व के प्रति लेखक की पूर्ण निष्ठा है। प्रकृति की अपूर्णता के विरुद्ध संघर्ष तथा समाज के बंधनों के विरुद्ध संघर्ष शेखर की क्रांतिकारी जीवनी की एक विशेष धारा है। इस विद्रोह का परिणाम अति भयानक है, जो शेखर के चरित्र को अत्यधिक आसक्तिपूर्ण, व्यक्तिवादी या फिर यातनामय ही नहीं बनाता, वरन उसे एक असामाजिक, नृशंस और घातक व्यक्तित्व के रूप में भी उपस्थित करता है। जीवनी के नाम से ही स्पष्ट है कि शेखर की उपन्यास में प्रधानता है। उपन्यास की संपूर्ण क्रियाएं उसी को केंद्र मानकर घूमती है। शेखर के जन्म से लेकर उसके निकट खड़ी मृत्यु तक के काल का विवरण इस उपन्यास की विशेषता है। वस्तुतः शेखर एक जीवनी में कई पात्रों की योजना हुई है, किंतु गंभीरतापूर्वक अध्ययन करने से स्पष्ट हो जाता है कि अन्य पात्रों का नियोजन भी शेखर के लिए ही किया गया है। उपन्यासकार अज्ञेय ने शेखर की ही संपूर्ण कथा कही है, परंतु यह कथा के लिए न होकर उसके चरित्र के रेखांकन के लिए मुख्य रूप से रची हुई लगती है। अज्ञेय ने शेखर का निर्माण व्यक्तिकता के धरातल पर किया है। वे संपूर्ण समाज को उसके वास्तविक रूप में चित्रित करने की अपेक्षा एक व्यक्ति को विभिन्न परिस्थितियों में रखकर उसके वास्तविक जीवन की सूक्ष्माति सूक्ष्म छानबीन करना अधिक श्रेयस्कर समझते हैं। शेखर ऐसा ही एक व्यक्ति है जो जीवन भर विद्रोह करता है। विद्रोहों के बीच निर्मित होने के कारण शेखर के व्यक्तित्व में एक ऐसा मोड़ आ जाता है जिसके कारण उसका जीवन विविध आयामों में विभक्त हो जाता है। रुचि, अरुचि और परिस्थितियों के संदर्भ में ही वह कोई निर्णय लेता है। सामाजिक आदर्शों और व्यक्तिगत आदर्शों में भिन्नता का होना स्वाभाविक है, और यही कारण है कि शेखर की गतिविधियों के बारे में किसी भी प्रकार की पूर्व घोषणा नहीं की जा सकती। शेखर के व्यक्तित्व का यही पक्ष उसे गूढ़ चरित्र की कोटि में ले आता है। शेखर की जीवन सरिता का पाठ इतना चौड़ा है कि जिसके अंदर देश काल संबंधी राजनीतिक और सामाजिक, धार्मिक तथा नैतिक समस्याएं भी सिमट कर आ जाती है। शेखर का चरित्र अद्वितीय माना जाता है। अज्ञेय ने अपने चरित्र को भारतीय जीवन के एक विशेष वर्ग, जिसकी अभिजात्यता, बौद्धिकता, अहम और व्यष्टिवादिता, कुंठा, संवेदनशीलता इत्यादि चारित्रिक विशेषता है, उसको ही चुना है। अज्ञेय की रुचि व्यक्ति चरित्रों की रचना में रही।
इससे स्पष्ट परिलक्षित हो जाता है कि शेखर सर्वथा एक व्यक्ति है, किंतु उसकी व्यक्तिगत चेतना में व्यक्ति मन की चेतना मनीषा भी विद्यमान रही है। इसका कारण यही है कि वह व्यक्ति पात्र होकर भी हमारे सामने व्यक्ति मात्र की अंतः चेतना के प्रतीक के रूप में प्रत्यक्ष होता है। इस चरित्र प्रधान उपन्यास में शेखर के अनुभवों के जितने भी वृत्तांत आए हैं वे वैयक्तिक होते हुए भी नितांत वैयक्तिक नहीं है और उनकी सामाजिकता में कोई भी संदेह प्रकट नहीं किया जा सकता। शेखर के चरित्र में विविधता विद्यमान है, इसलिए आलोचकों ने भी शेखर के विषय में भिन्न भिन्न विचार व्यक्त किए हैं। विश्वंभरनाथ मानव ने शेखर को एक जन्मजात विद्रोही माना है। वे कहते हैं कि उसके अहम की भावना को आत्मविश्वास में परिणत होते हुए बताया गया है, जिसके बिना मनुष्य राख के अतिरिक्त कुछ नहीं होता। और कुछ आलोचकों के अनुसार तो शेखर जैसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों की देश विदेश के साहित्य में इतनी आवृत्ति हो चुकी है कि वे टाइप से बढ़कर बन गया है। शेखर का व्यक्तित्व खंडित है और यही कारण है कि भिन्न भिन्न दृश्य खंडों में विभाजित होकर उसे वर्णनशील की आदर्श प्रतिभा भी नहीं बनाते। एक विकासशील चरित्र है, कुछ आलोचक ऐसा भी मानते हैं। उसकी विद्रोही वृत्ति उसमें मानवता की भावना का पोषण करती है और मानवता की भावना अपने पूर्ति के लिए उसे समाज और राजनीति में घसीट लेती है। अगेन ने शेखर के व्यक्तित्व को रचने की जो प्रेरणा रोमियो रोलम के उपन्यास जॉन क्रिस्टोफर से ग्रहण की है, अपने औपन्यासिक नायक के विषय में स्वयं रोलम ने जॉन क्रिस्टोफर के आमुख में लिखा है कि मैं एकाकी था, एक ऐसे संसार में मेरा दम घुट रहा था जो नैतिक दृष्टि से मेरा शत्रु था। मुझे वायु की अपेक्षा थी, इसीलिए मैं एक ऐसा नायक बनना चाहता था जो पावन हृदय हो और निर्मल दृष्टि हो, जिसकी आत्मा इतनी अकलुषित हो जिससे उसे बोलने का अधिकार मिल सके और जिसकी वाणी इतनी सशक्त भी हो कि जिसे सुनने के लिए बाधित होना पड़े। मैंने धैर्यपूर्वक इस नायक का सृजन किया है, इससे पूर्व कि मैं इसे शब्दबंद करूं, यह रचना अनेक वर्ष मेरी परिकल्पना में पनपती रही है। अब यहाँ यह उल्लेख करना प्रसंगहीन नहीं होगा कि जॉन क्रिस्टोफर 19वीं और 20वीं शताब्दी के परस्पर विरोधी संस्कृतियों के मध्य की एक कड़ी है। इस कृति का नायक 19वीं शताब्दी की संस्कृति को अपने में समाहित कर अपना मार्ग प्रशस्त करता है। वह अपने युग की नूतन संस्कृति का भी प्रतिनिधित्व करता है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि जॉन क्रिस्टोफर से प्रेरित होकर अज्ञे ने शेखर को नवीनता से ओतप्रोत कहा है। शेखर का जीवन दर्शन जो है आधुनिक युग के जीवन दर्शन से मेल खाता है। शेखर एक आधुनिक युग का प्रतीक है। उपन्यास में एक व्यक्ति के निजी जीवन की वेदना एवं यात्रा का चित्रण होते हुए उसमें युग का बौद्धिक संघर्ष भी प्रतिबिंबित होता है। इसके फलस्वरूप व्यक्ति का विकास अथवा ह्रास होता है। बाल्यावस्था से ही शेखर के आचरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि उसके व्यक्तित्व में फ्रायडवादी मनोविज्ञान पूर्ण रूप से विद्यमान है। बाल जीवन के चित्रण में शेखर की जिज्ञासाओं, व्यवहारों आदि का वर्णन फिट्स के अनुकरण मात्र नहीं है, उसकी अपनी परिस्थितियों का परिणाम है। शिशु के मन में जो सहज संवेदनाएं होती हैं, नई बातों और वस्तुओं जैसे ईश्वर संबंधी, जन्म संबंधी तथा माता पिता के यौन प्रणय व्यापार संबंधी जो जिज्ञासाएं एक सामान्य शिशु में होती हैं, शेखर में भी उसी तीव्र जिज्ञासा का भाव आवर्तन प्रत्यावर्तन अहर्निश रूप से होता हुआ दिखाई पड़ता है। शेखर एक अहमवादी चरित्र भी है।
शेखर का चारित्रिक विकास अहम, भय एवं सेक्स तीनों ही प्रवृत्तियों के द्वारा हुआ है। अज्ञे ने मानव जीवन का अनुशासन करने वाली ये तीनों महती प्रेरणाएं स्वीकार की हैं। वे कहते हैं अहम, भय और सेक्स। वस्तुतः मनोवैज्ञानिक भी यही बात कहते हैं कि तीनों सहजात अथवा मूल प्रवृत्तियों को मानव अपनी मानवता के साथ ही प्राप्त करता है और बाद की परिस्थिति या व्यवहार से नहीं। अतः शेखर एक अहमवाद पूर्ण व्यक्तित्व का विकास है। बहुत लड़कपन से ही उसमें हम एक विशेष प्रकार की अहमवाद पूर्ण चेतना का आभास पाते हैं। होनहार बालकों में अहम का उदय होता भी जल्दी से है। शेखर इसका अपवाद नहीं है। वास्तव में संसार के सारे ज्ञान का आधार व्यक्ति का अहम ही होता है, क्योंकि वह व्यक्ति के निर्माणकारी उपादानों का संग्रह करता चलता है। इस दृष्टि से अहम की प्रधानता बुरी नहीं, किंतु उसकी विकृति का परिणाम बहुत भयंकर होता है। शेखर उतना महान नहीं है जितना विराट है। वह अपने को उत्तरदायी समझने लगा है और जीवन के प्रति गंभीर रहता है। इसलिए उसे अपने बड़ों से भी सम्मान और विश्वास मिलता है कि वह वास्तव में काफ़ी बड़ा हो गया है। उसे कभी कभी काम की बातें भी बताई जाती है जिन्हें वह अपना अभिमान भरी प्रसन्नता से करता भी है। आज ही उसे एक काम देकर भेजा गया। उसके बीमार भाई हैं, अतः उसे कहा गया कि जाकर डॉक्टर को लिवा लाए, और वह इसलिए घर से चलकर इतनी दूर डॉक्टर के घर के रास्ते में आया है। किंतु उसकी उत्तरदायित्व भावना यहीं तक ही है। उसे कोई महत्व का काम सुपुर्द किया जाए, उसे करने के विषय में वह अपने को बाध्य नहीं समझता। कई बार काम मिलने की प्रसन्नता में वह उसे करना ही भूल जाता है। आज उसे इतनी दूर जाकर अब वह कर्तव्यनिष्ठ दूत नहीं, फिर एक बालक बन गया है। उसके मन में हंसी जाग उठी है और उसे खेल के लिए बुलाती है, उस स्वर से जिसकी उपेक्षा कोई भी आत्माभिमानी बालक नहीं कर सकता। अब इन उपरोक्त घटना से स्पष्ट हो जाता है कि अज्ञे ने शेखर की अहमता को सूक्ष्मता से अभिव्यक्त किया है। वैसे तो वस्तुतः शेखर की यह अहमवादी भावना धीरे धीरे विकसित होती जाती है। उसमें अहमता इतनी प्रबल है कि अपमान की संभावना मात्र से ही क्षुब्ध हो उठता है। शेखर की अध्ययन की असीम रुचि है। उसमें अपने बड़े भाई की तुलना में अधिक प्रतिभाशाली एवं मेधावी है। उसकी अहम भावना का सशक्त उदाहरण तभी मिलता है जब वह लाहौर से एमए कर रहा है। वह अपने अहम के कारण ही अपने घर से रुपए नहीं मंगवाता है। उसके पिता एक दिन उससे इस संबंध में पूछते भी हैं कि उसका अत्यंत उग्र रूप परिलक्षित हो जाता है, जो उसके अहम का द्योतक है। वास्तव में शेखर का प्रबल अहम ही उसके सर्वपक्षीय अर्थात परिवार, समाज और शासन के प्रति विद्रोह का कारण है। शेखर की अहमवादी प्रवृत्ति का विश्लेषण करते हुए यह स्पष्ट हो जाता है कि अहमवादी व्यक्ति प्रभुत्व कामना से अभिभूत रहता है और स्वतंत्रता की भावना से भी। 3 वर्ष की अवस्था में ही शेखर गंभीर रहने लगा था और घर में उसका सम्मान होने लगा। अब बचपन से ही स्वाभिमानी, स्वतंत्रता प्रिय प्रकृति के बालक के रूप में हमारे सामने आता है। जब उसे कोई महत्वपूर्ण कार्य सौंपा जाता तो उसे अपने को बहुत सुखी और प्रसन्न अनुभव होता। लेकिन अभी तक शेखर में उत्तरदायित्व की भावना बहुत दृढ़ नहीं हो पाई थी। उसकी इस भावना की सीमा यहीं तक रहती है कि उसे कोई महत्वपूर्ण कार्य सौंपा जाए, चाहे वह उसे पूरा करे या ना करे, उसे करने के लिए वह बाध्य नहीं है। बंधन तो उसे किसी भी प्रकार से स्वीकार नहीं।
चाहे वह पारिवारिक हो या सामाजिक या फिर राजनीतिक। उसका अहम इन बंधनों को तोड़ने के लिए बचपन से ही क्रियाशील है। इनमें से किसी भी प्रकार के बंधन को स्वीकार करने का अर्थ है कि किसी का शासन स्वीकार कर लेना, और शेखर को शासन दुनिया का सबसे महान भय लगता है, जिसके उन्मूलन के लिए उसने अपनी सारी शक्ति लगा दी, क्योंकि भय उसकी दृष्टि में भय को उखाड़ फेंकने के लिए उसे सबसे पहले पारिवारिक शासन के विरुद्ध विद्रोह का झंडा उठाना पड़ा। शेखर के चरित्र में यह भय की जो स्थिति है वह क्षणिक ही है। शेखर के अध्ययन के पश्चात हमें यह सरलता से ज्ञात हो जाता है कि शेखर के जीवन के भय नाम की जो प्रवृत्ति का प्रवेश हुआ था, तो लेकिन आगे चलकर वह अपना अस्तित्व नहीं रख पाई। भय उसके जीवन में केवल एक ही बार प्रवेश पा सका था, और वह जैसे अजायब घर के बाघ को देखकर डरा था, किंतु जब उसने एक दिन घास फूस के बने बाघ को जान से मार डाला, तो उसे उस दिन उस भय से उसके जीवन से सदा के लिए दूर हो गया। उसने उसे एक ऐसा निर्भीक बना दिया, और फिर आजीवन प्राण घातक यातनामय वातावरण भी उसे डरा नहीं पाया, और न जेल की कष्टमय घड़ियां ही। कभी उसे जीवन में डर यदि लगा तो यह लगा कि क्या मैं हार रहा हूँ, क्या जेल का जीवन मुझे तोड़ रहा है, क्या मैं कायर हूँ, नहीं तो मैं क्यों बेबस होकर रोया। जो समर्थ है, जो वीर है, वो क्या रोते हैं? ऐसे ही कोठरी में अकेले बंद पड़कर भेड़ की तरह मिमियाते हैं। यह सचमुच हृदय की सच्चाई है। वह कायर नहीं है, विवश है, परतंत्र है, निर्बल है, लेकिन वह फिर भी हारा नहीं है, क्योंकि हारा हुआ व्यक्ति स्वयं को पतित समझने लगता है, अपने को अपराधी के रूप में अनुभव करता है, और उसका अहम कुछ प्रश्नों से चोट खाकर जागृत हो उठता है। क्या शेखर पतित है? क्या यह अपराधी है? उसका आहत व्यक्तित्व विद्रोह से चीत्कार कर उठता है। बंधनों ने उसे तोड़ डाला है, पर वो झुका नहीं है। वह सच्चा है। वह मानवता के संचित अनुभव के प्रकाश में ईमानदारी से स्वयं को पहचानने की कोशिश करता है। इस भय प्रवृत्ति के विनाश ने ही उसके अहम को आत्मविश्वास में परिणत कर दिया है। दूसरी ओर इस उपन्यास के पहले भाग में अज्ञेय ने शेखर को जिज्ञासु के रूप में चित्रित किया है। वस्तुतः उसकी चेतना में बाल सुलभ जिज्ञासा विद्यमान रही है, जिसका वह सम्मान नहीं कर पाता है, और यही कारण है कि वह व्याकुल मन स्थिति में रहने भी लगता है। शेखर की जिज्ञासा निरंतर और अधिक तीव्र होने लगती है, और यही कारण है कि वह ईश्वर में कोई आस्था नहीं रखता। उसे अपनी बड़ी बहन सरस्वती की बातों में भी सत्यता प्रतीत नहीं होती। एक और संदर्भ में पिता द्वारा शेखर को ईश्वर की प्रार्थना करने के लिए जब कहा जाता है, तो शेखर कहता है कि मैं ईश्वर को नहीं मानता, मैं प्रार्थना भी नहीं मानता, भगवान के प्रति भावना झूठी है, ईश्वर झूठा है, ईश्वर है ही नहीं। शेखर एक अत्यंत संवेदनशील व्यक्ति है, इसलिए वह एकांत में गंभीरतापूर्वक चिंतन करता रहता है। शेखर की बाल्यावस्था से ही उसका एकाकीपन स्पष्ट हो जाता है। शेखर को सब ओर से उपेक्षा और निराशा मिलती है। उसके सोचने में नितांत परिवर्तन आ जाता है। वह भी अपने परिवार के लोगों के सदृश पाखंडी हो जाता है और चोरी करने लगता है। वास्तव में चोरी के द्वारा अपनी जिज्ञासा को शांत करना चाहता है। उसे कभी संदूकची की चाबी दी जाती है तो कुछ पैसे निकाल लेता है, इसलिए नहीं कि वे उसे चाहिए, केवल इसलिए कि चाबी उसके पास है और वह उसका दुरुपयोग कर सकता है। रात को उसे कहा जाता था कि ईश्वर और प्रभु दत्त के मास्टर को दूध दे आए,
तो वह रास्ते में एक दो घूंट पी लेता है, इसलिए नहीं कि घर में उसे नहीं मिलता, बल्कि इसलिए कि वह छिपकर बुरा काम कर सकता है। यहाँ तक कि वह कभी रसद के कमरे में जाता था तो किसी बकरी के पीछे दौड़ा। तब वह कहता है कि तुम मुझे अच्छा मत समझो, मैं भी बहुत बुरा हूँ, तुम बेवकूफ़ हो जो मुझे अच्छा कहते हो। इसे मानो उसके अभिमान की पुष्टि हो जाती थी। शेखर के मन की घृणा की भावना जो थी वह उत्पन्न हो गई, क्योंकि वह जिस प्रकार से सोचता था उसी प्रकार से करना भी चाहता था, किंतु दूसरों को यह सहन नहीं था। और यही कारण था कि वह ईश्वर, परिवार, समाज और शासन से पूर्णतया घृणा करने लगा था। वस्तुतः शेखर एक असाधारण व्यक्ति है, और यही कारण भी है कि वह अपनी माँ से भी घृणा करने लगता है, और वह रात में पेंसिल से कागज पर लिखकर अपनी ये भावना को व्यक्त करता था कि माँ का कोई काम नहीं करूँगा जिनमें कि उसे बाध्य होकर भी मेरा रत्ती भर भी विश्वास करना पड़े। उससे बोलूँगा ही नहीं, कभी कोई पूछेगा तो भी कहूँगा कि वह मेरी माँ ही नहीं है। और एक आवाज़ उसके कानों में गूंज जाती है, विमाता है, विमाता है। इस प्रकार शेखर एक अनुशासनबद्ध जीवन में पूर्ण विश्वास करता था। वह छात्र जीवन से ही महात्मा गांधी के आह्वान पर कांग्रेस के असहयोग आंदोलन में भाग लेता है। वह स्वयं सेवक के रूप में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में भी भाग लेता है। वह 3 स्वयं सेवकों की टोली से बाहर निकाल देता है तो अनुशासन का पालन नहीं करते हैं। उसे यह देखकर अत्यधिक आश्चर्य हो जाता है कि कांग्रेस अनुशासन को व्यवहार में लाना ही नहीं चाहती है। शेखर जेल में बाबा मदन सिंह के संपर्क में आते हैं। बाबा मदन सिंह उसमें आत्मनिर्भरता की भावना को पैदा करते हैं, और उसे बार बार बाबा के यही शब्द याद आते हैं कि मनुष्य को अपना मार्ग स्वयं निश्चित करना चाहिए। वास्तव में उसे अपनी आत्मनिर्भरता की भावना के कारण ही वह शशि के घर में रहकर किराए के मकान में रहने लगता है। शेखर प्रेम के विषय में भी एक सामाजिक विचारों से नितांत भिन्न विचार रखता है। उसके जीवन में प्रेमिका के रूप में कई नारियां आती हैं, शीला, शारदा, शांति तथा शशि, परंतु वह शशि को ही असीम प्रेम करता है। वह अपने जीवन में अनेक नारियों के संपर्क में आता है, और प्रत्येक संपर्क उसे एक नया अनुभव देता है। वह अपनी माँ के स्नेह और विश्वास से वंचित रहता है। प्रेम का उसके जीवन में घोर अभाव रहा है। माँ ने पुत्र को कभी भी नहीं समझा। वह कठोर स्वभाव की शासन प्रिय ईर्ष्यालु माँ है। उसकी बहन सरस्वती, जिससे वह बहुत स्नेह करता है, विवाह होने पर ससुराल चली जाती है। शेखर को समझाने वाला कोई नहीं रहता। उसके मन को गहरी ठेस लगती है। मिस प्रतिभा लाल की बाल मित्रता एक असफल मित्रता है। मणिका एक आधुनिक युवती है जो नवयुवकों से निसंकोच भाव से मिलती है और जानबूझकर अपने को मिटाने पर तुली है। शांति रुकन बाला है जो करुणा की भावना जगाती है। शीला स्नेहमयी शिष्या है। शारदा किशोरावस्था में मन में आवेगपूर्ण आकर्षण जगाती है। शेखर उसके स्नेह को पाने के लिए प्रयत्नशील रहता है, किंतु शशि का प्यार शेखर के जीवन के लिए सर्वाधिक महत्व रखता है। वह अचानक ही उसे मिलता है। प्रेम के क्षेत्र में शेखर शुरू से ही बड़ा क्षुब्ध, असंतुष्ट और निराश सा रहा है। उसे केवल वासनामय प्यार नहीं चाहिए, क्योंकि वह संवेदनशील व्यक्ति है जो हृदय के कंपन को भलीभांति सुन सकता है। शेखर के व्यक्तित्व आम लोगों सा नहीं है। मानसिक रूप से वह एक असाधारण व्यक्ति है। इसी कारण से सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक आदि सभी क्षेत्रों में विद्रोह धर्मिता का वह परिचय देता है। वास्तव में परिवार के लोग उसके स्वभाव व रुचि को नहीं समझते अथवा समझ नहीं पाते। इसी कारण से वह बाल्यावस्था में ही विद्रोही हो जाता है।
अज्ञेय मानते हैं कि विद्रोही बनते नहीं हैं वरन उत्पन्न होते हैं। विद्रोही बुद्धि परिस्थितियों से संघर्ष की सामर्थ्य जीवन की क्रियाओं से परिस्थितियों के घात प्रतिघातों से नहीं होती। वह उसे आत्मा का कृत्रिम परिवेष्टन नहीं मानते हैं वरन उसका भिन्नतम अंग मानते हैं। शेखर एक जीवनी उपन्यास के नायक शेखर का व्यक्तित्व एक ऐसे व्यक्तित्व का फल समाज है जो समाज की रूढ़ियों पाखंड आदि छलावा देकर त्रस्त हो गया है और इसी कारण वह स्वयं में ही उलझकर रह जाता है। इसी कारण वह शुद्ध भी रहता है। उम्र के साथ परिपक्वता की बात संभवतः उसे हास्यास्पद भी प्रतीत होती है। इस प्रकार से श्री सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय हिंदी के प्रसिद्ध रचनाकार हैं। वे एक बहुमुखी प्रतिभा के लेखक हैं जिन्होंने अपनी काव्य प्रतिभा का परिचय देते हुए एक कवि, एक उपन्यासकार, कहानी लेखक, आलोचक, संपादक एवं विद्वान विचारक के रूप में ख्याति प्राप्त की है। और इस उपन्यास में भी शेखर की मन स्थिति का लेखक ने सहज एवं एकांत चित्रण किया है। भाव विभोर शेखर प्रकृति का सौंदर्य एकटक जिसे देखता हो धीरे धीरे संध्या झील पर उतर आई और शेखर का जो मस्तिष्क है उसकी सूक्ष्म तेर उतार रही है। वह मुग्ध है। ऐसा वर्णन अनोखा है, सादगी से भरा हुआ। उन्होंने स्वाभाविक रूप से एवं स्वच्छंदता, कांति व परिपूर्णता से लिए हुए किया है। उनका प्रत्येक शब्द मानो हाल ही में टकसाल से ढलकर एक नई चमक और व्यंजकता लिए हुए आगत हुआ है, ऐसा प्रतीत होता है।